मैं वैंकुल और मैं फाउंडर हूँ, एडमिन हूँ कम्युनिटी का, जहाँ पर सभी लोग मेरे मैसेजेस देखते हैं ज़्यादातर। मैं उन्हें रोकता-टोकता रहता हूँ कि अ, किसी तरह के मैसेज अगर नहीं भेजने हो तो। सो कम्युनिटी एक कम्युनिटी है जो हमने आज से 6 से 7 महीने पहले स्टार्ट करी थी ओसीडी वॉरियर्स के लिए, जिससे कि वो सभी आपस में अपने इमोशंस, इंफॉर्मेशंस ओसीडी के रिगार्डिंग शेयर कर सकें, उन्हें अकेला फील ना हो, उन्हें ये ना लगे कि उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। तो हुँ। जब से हमने स्टार्ट किया है ये, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोज़ नए-नए लोग जुड़ते हैं और हमेशा ही अच्छे-अच्छे मैसेज हमको भी करते रहते हैं कि हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो काफ़ी अच्छा है। तो हुँ। पिछले कुछ दिनों से हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम अलग-अलग साइकियाट्रिस्ट को, काउंसलर्स को और थेरेपिस्ट को ऑनलाइन बुलाते हैं, उनसे उनके साथ ऑनलाइन सेशन करते हैं, लाइव सेशन करते हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन हुँ। आज का सेशन थोड़ा-सा ख़ास है, क्योंकि ये कोई काउंसलर नहीं है, ये कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है, ये खुद एक ओसीडी सर्वाइवर हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता था यूट्यूब के कमेंट्स में अलग-अलग वीडियोज़ पर कि कोई ऐसा है जो ओसीडी से ठीक हुआ है, कोई ऐसा है जिसने ओसीडी का ट्रीटमेंट लिया है। तो लोगों को बड़ा ये रहता है कि कोई तो होगा इस दुनिया में जो उन जैसा होगा। तो ऐसे हमारे कम्युनिटी के ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दीक्षा जी कुछ ख़ास हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ से फाइट किया है और हमारी रिक्वेस्ट पर वो आप सबके सामने आई हैं हमारे साथ, जिसमें वो आपको शेयर करेंगी कि उन्होंने कैसे 8 साल तक इससे फाइट किया, कैसे वो इससे बाहर निकली और क्या-क्या आप उनसे सीख सकते हैं, क्या इंस्पिरेशन आप उनसे ले सकते हैं। तो वेलकम दीक्षा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक यू अस। सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ओके। सो दीक्षा जी ये तो मैंने आपका अपनी तरफ से जो इंट्रोडक्शन था वो दिया था। अभी हम सभी हुँ। लोग आपकी तरफ से एक आपका इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि आपने कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई और आप में ये कहाँ से ये हिम्मत आई कि आप क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर मेंटल इलनेस में अभी भी एक स्टिग्मा है, जहाँ पे लोग हुँ। नहीं समझते हैं इस चीज़ को और आप खुलकर सामने आए, यूट्यूब पर आप वीडियोज़ डालते हैं रेगुलरली, तो ये सब कैसे करते हैं? कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरा नाम दीक्षा है और मैं प्रोफ़ेशन से एक डेंटिस्ट हूँ। तो आपने सही बोला कि मेरा कोई इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ना ही मैं कोई काउंसलर हूँ, ना ही कोई साइकियाट्रिस्ट हूँ, पर मैं एक ओसीडी सफ़रर हूँ। और एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगी जो आपने कहा ना कि ओसीडी सर्वाइवर, मुझे लगता है कि सर्वाइवर से ज़्यादा ना हम फाइटर होते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो एक बार हो जाता है और आप सर्वाइव करके उसे निकल जाते हैं। क्योंकि जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आगे भी अटैक्स आएँगे और फिर हमें उसे डील करना पड़ेगा। हुँ, उसके लिए हम कुछ भी प्रोफ़ेशनल हेल्प लें या फिर डॉक्टर्स की मदद लें या जो भी करें, पर ओसीडी अटैक्स आगे आने के चांसेस भी होते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। आपने कहा ना कि बहुत स्टिग्मा रिलेटेड है इससे, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो इसी रीज़न की वज़ह से मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मुझे इसकी वीडियोज़ डालनी चाहिए अपना जर्नी बताते हुए। क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे साथ ये जब चा सारी चीज़ें शुरू हुई थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है। और वो ज़्यादा डरावना होता है, जब आपको पता ही नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। प्लस ऐसी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स जो होती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होता है कि आपको एंग्ज़ायटी की इश्यू होती है, आपको एंग्ज़ायटी होती है चीज़ों की वज़ह से। तो जब आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या हो रहा है, तो वो आपको और ज़्यादा एंग्ज़ायटी देता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक बार जब मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था कि चलो अब आई एम नॉट वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग, नाउ आई नो व्हाट आई गो थ्रू। जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ताकि मैं बताऊँ सबको कि मेरे साथ क्या हुआ और अगर मैं इसके साथ खुश हूँ, तो आप भी खुश हो सकते हो। देयर इज़ हेल्प अवेलेबल। प्लस ये क्योरेबल डिजीज़ है, दवाइयाँ हैं, काउंसलिंग है, बहुत अच्छे से लोग इसमें से निकल जाते हैं। जी। तो अ, ये तो आपका जो था इंट्रोडक्शन हो गया कि आप क्या करते हैं और लेकिन हम जानना चाहते हैं ये कैसे स्टार्ट हुआ और आपको पता कैसे चला कि मुझे ये चीज़ है, ये इसका नाम ओसीडी है?
हाँ, तो शुरुआत कब हुई थी? 8 साल पहले हुई थी, जब मेरे 12th के बोर्ड्स थोड़े समय में शुरू होने वाले थे। और क्या हुआ था कि उस समय हमारे जो एक फिज़िक्स के टीचर हैं, उन्होंने क्या किया, हमारा सिलेबस खत्म हो गया था, तो उन्होंने सारे बच्चों को एक क्लास में इकट्ठा किया और एक सीक्रेट नाम की बुक है, आपको पता है उसके बारे में? हाँ जी। हाँ, तो उस बुक के पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री है। तो उन्होंने क्या सोचा कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाएगा, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री हम लोग सबको दिखाई। और उस सीक्रेट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। आप जितना जिस चीज के बारे में सोचोगे वो चीज होने लगेगी। राइट। ठीक है, तो उस समय तो वो काफी मोटिवेटिंग लगा और सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे एग्जाम जैसे जैसे पास आने लगे, और स्ट्रेस तो बढ़ने ही लगता है जब एग्जाम आने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई नहीं की और पढ़ लेना चाहिए था, मेरा तो अभी इतना सिलेबस बचा है, मैं तो फेल हो जाऊंगी, ऐसे तो लगता है ना। तो उस समय एक फ्लीटिंग थॉट आया मेरे दिमाग में कि मैं सोच रही हूँ कि मैं फेल हो जाऊंगी, मतलब अब मैं सच में फेल हो जाऊंगी, क्योंकि वो सीक्रेट बुक में इसी चीज के बारे में लिखा हुआ है। और वही होता है, पता है आपको, ये थॉट ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली किसी को आता है, पर कैसा होता है कि वो उस थॉट को वो रिमूव कर देते हैं, वो श्रग ऑफ कर देते हैं, लगता है कि यार क्या बचकानी चीज सोच रही हूँ मैं, उस चीज को निकाल देते हैं। बट ओसीडी में ऐसा नहीं होता। वो मतलब वो थॉट आपके दिमाग में स्टिक हो जाता है, और फिर आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं, और उसके वजह से वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, और आपकी एंजाइटी उससे ज्यादा और बढ़ती जाती है। तो उस समय तो मुझे नहीं पता चला कि ये ओसीडी है, और वो मुझे उसके वजह से ज्यादा एंजाइटी होती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या है। और बहुत समय तक एंजाइटी हुई, और एक पॉइंट के बाद मैं काफी डिप्रेस भी हो गई थी, तो काफी सुसाइडल भी हो गई थी उस समय पे। पर वो सब तो हो गया। लेकिन उसके बहुत समय बाद मैं आई स्टार्टेड डेटिंग समबडी, और उस समय मुझे रिलेशनशिप ओसीडी बहुत होने लगा था। और क्या हुआ कि सी दिस इज नॉट द आइडियल वे, आई मीन आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड विद मी, बट दिस इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी, बट आई कांट चेंज द ट्रूथ इवन इफ आई वांट टू। तो क्या हुआ था कि मुझे उसमें बहुत रिलेशनशिप ओसीडी होने लगा था, मुझे कॉन्स्टेंटली दिमाग में ऐसे थॉट्स आते थे कि आई एम नॉट सपोज टू फील लाइक दिस, इज ही द वन फॉर मी, और मैं इस तरीके से नहीं फील कर रही, मतलब शायद ये लव नहीं है, या फिर मैं इस तरीके से फील कर रही हूँ, मतलब आई डोंट लाइक हिम और समथिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टेंटली थॉट्स आते रहते थे। एंड आई यूज टू कीप ब्रेकिंग अप विथ हिम, आज ब्रेकअप किया, फिर उसके बाद फिर से रिलेशनशिप में आए, फिर ब्रेकअप किया। आई डोंट नो हाउ, बट ही फाउंड आउट दिस थिंग ऑन द इंटरनेट। ही सेंट मी एन आर्टिकल ऑफ रिलेशनशिप ओसीडी, और जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वो आर्टिकल पूरा मेरे ऊपर लिखा हुआ है। जब मैंने उसमें सिम्टम्स देखे कि ये आपके साथ होता है, जो आपको रिलेशनशिप ओसीडी होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सारे पॉइंट्स मेरे लिए ही लिखे गए हैं। तो उस समय मुझे समझ में आया कि ओके दिस कुड बी रिलेशनशिप ओसीडी। So somewhere I came to know that okay this is OCD. This, even though this is not the way how it should be diagnosed, you should go to a professional. बट हाँ, मेरा इस तरीके से ओसीडी मुझे डिस्कवर हुआ था, और फिर कुछ सालों बाद आई डिड गो टू अ साइकाइट्रिस्ट, एंड दी ऑफिशियल डायग्नोसिस काइंड ऑफ हैपेंड, एंड मुझे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई और मुझे काउंसलिंग सजेस्ट किया गया। अच्छा। तो जैसे जब आपको फर्स्ट टाइम में ये पता चला कि ये रिलेशनशिप ओसीडी होती है, तो आपका फर्स्ट हम्म। रिएक्शन क्या था? आपको क्या लगा कि ये मतलब क्या हुआ है मेरे साथ? रिलीफ, मैं बोलूंगी कि सबसे पहला फीलिंग था मेरा रिलीफ का, क्योंकि एक तरीके से आपको पता चल गया कि अच्छा ये है, ये चीज हो रही है मुझे, इसीलिए मुझे ऐसा फील होता था। मुझे याद है कि जब 12th के बोर्ड्स के समय मुझे ये सारे थॉट्स आते थे, मैं पूरे पूरे दिन रोती रहती थी ये सोचते हुए कि मुझे पता भी नहीं है मुझे क्या हो रहा है, मतलब मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही इस चीज को, मुझे ऐसा होता था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर। तो जब मुझे इस चीज के बारे में बाद में पता चला, जब मुझे अच्छे से समझ में आया क्योंकि फाइन ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो मुझे रिलीव फील हुआ। और जब ये पता चला कि दिस इज अ क्योरेबल डिजीज एंड फाइन पीपल लिव विद इट, पीपल आर हैप्पी, पीपल आर फाइन विद इट, तो मुझे काफी रिलीफ फील हुआ था। राइट, राइट। सो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने जब आपको पता चला, सब कुछ आपको पता चल गया कि ये ओसीडी है, रिलेशनशिप ओसीडी है, तो आपको आपने अपने पेरेंट्स को कभी बताने की हिम्मत करी कि चलो उन्हें बता देती हूँ, क्या पता वो कुछ हेल्प कर पाए, या कुछ किसी भी तरीके का पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट था? पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था, मतलब जब जब
जब एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, कॉलेज में जाने से पहले की बात है, जब मेरे स्कूल के टाइम में जब मेरी मम्मी मेरे साथ थी, उस समय वो मुझे देख रही थी मुझे क्या हो रहा है, शी वांटेड टू हेल्प मी इन एवरीथिंग, बट शी हैड नो आइडिया हाउ कुड शी हेल्प मी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, उनको भी कुछ नहीं पता था, उनको उनको लगता था कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रेस लेती है, बहुत घबराती है एग्जाम्स के समय, उनको पता नहीं था कि क्या है, तो शी कुडंट हेल्प मी दैट मच। और आगे आगे जाके जैसे मुझे इसका प्रॉपर डायग्नोसिस मिला, तब तक मैं अपने घर पे थी भी नहीं, मैं अपने कॉलेज के लिए मैं कहीं और पढ़ने गई थी, और तब तक मुझे ऐसा लगा कि ओके फाइन, लाइक आई कैन डील विद इट, एंड सो आई नेवर लाइक काइंड ऑफ इन्वॉल्व माय पेरेंट्स इन दिस होल थिंग। ओके। तो आपने जैसे कभी आपने बताया कि आपको साइकाइट्रिस्ट को आपने दिखाया, तो वहां से कुछ आपको हेल्प मिली, वहां का कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? और जब आप साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे, तो आप अकेले गए थे? पेरेंट्स को जैसे आप बता रहे हैं कि आपने इतना खास नहीं बताया था इसके बारे में, तो आप अकेले हाँ गए थे, खुद सर्च किया था, कैसे क्या हुआ? हाँ, उस समय मैं अपने दोस्त के साथ गई थी, तब तक मुझे समझ में आ गया था कि ये ओसीडी है, तो मुझे बस डॉक्टर के पास जाके मुझे जानना था, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक आपको डायग्नोसिस जरूरी है, आपको पता रहना चाहिए। तो मैं अपने दोस्त के साथ गई थी, मैंने उन्हें सब बताया, और उन्होंने फिर मुझे डायग्नोसिस दिया ये, और दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी और काउंसलिंग प्रोवाइड किया, क्योंकि दिस इज द मोस्ट आइडियल ट्रीटमेंट। दवाइयाँ होनी चाहिए आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, और काउंसलिंग होना चाहिए आपको बताने के लिए कि आपका डिसऑर्डर एग्जैक्टली किस चीज के बारे में है, प्लस आपके थॉट्स कैसे ट्रिक करते हैं आपको, और कैसे उन थॉट्स को मैनेज करना होता है। तो ऑब्वियसली दैट वाज द आइडियल ट्रीटमेंट। या राइट, राइट। ओके। सो अगला सवाल ये है कि आपने साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, आपने ज्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया वहां से, तो आपने इसको मैनेज कैसे किया? मतलब इतने साल, 8 साल मैनेज करना, मतलब सभी के लिए इतना आसान नहीं होता है, तो आपने कैसे किया? देखो, मैं इसमें आगे बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी कि ये जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है ना, हम इसे दूसरों के एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। राइट, राइट। मतलब मेरे डिसऑर्डर का लेवल कितना है, दूसरे का लेवल कितना है डिसऑर्डर का, हम्म। प्लस मैं कौन से मेंटल सेटअप की हूँ, हाउ कैन आई डील विद माय इश्यूज, प्लस द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आई हैव हैड इन माय लाइफ, राइट। तो हम वो कभी कंपेयर नहीं कर सकते। प्लस डायग्नोसिस लेना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि मैंने बताया कि काफी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है, आप पता है, आप कोई भी मेंटल डिसऑर्डर पढ़ोगे आपको लगेगा कि उसका कोई ना कोई पोर्शन आप में भी है। आप अभी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ोगे, आपको लगेगा कि नहीं, शायद मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आप उसे मिसजज कर लो, पहली बात, और दूसरी बात ऐसा होता है कि ओसीडी काफी बार अलग डिसऑर्डर्स के साथ भी आता है, तो इसलिए मतलब ये डायग्नोसिस लेना डॉक्टर से जरूरी होता है। बट मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं था, मतलब डायग्नोसिस तो मैंने काफी बाद में लिया था। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि मुझे ना मोस्टली मेरे एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा अटैक्स होने लगते थे, मतलब जैसे ही मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ने लगता है, ये वैसे ये एक नॉर्म भी है कि जैसे ही आपका स्ट्रेस इंक्रीज होता है आपके ओसीडी अटैक्स बढ़ते हैं, राइट। तो वो आपको इस चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो जब क्या हुआ था कि मेरे जब एग्जाम्स हुआ करते थे, मतलब एक आध महीने रहते थे एग्जाम के समय, जब पूरा स्ट्रेस रेज होने लगता है, तब उस समय मुझे ओसीडी अटैक्स बहुत होने लगते थे। तब मैं सोचती थी कि नाउ आई शुड गो टू अ डॉक्टर, नाउ आई शुड गो टू अ डॉक्टर। बट मुझे कहीं ना कहीं डर लगता था कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो पता नहीं ट्रीटमेंट कैसे होगा, मुझे दवाइयाँ मिलेंगी, वो दवाइयों की वजह से मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय मैं ओसीडी अटैक के समय इतना रहती थी, इतनी एंशियस रहती थी कि मैं वो भी चीज सोच नहीं पाती थी। तो उस समय मतलब दैट बॉयफ्रेंड ऑफ माइन रियली यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। आई मीन, he used to he used to give me these rational kind of thinking behind it। और ऑब्वियसली उस समय कैसा होता था कि मैं भी काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत करती थी उन थॉट्स को लेकर, लेकिन एक दिल में था कि आई हैव टू डील विद इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू अ डॉक्टर राइट नाउ, आई एम जस्ट अ फ्यू डेज अवे फ्रॉम माय एग्जाम। सो या वैसे ओके। deal with it। तो इसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट रहा कि आपने 8 साल जो गुजारे, जब से आपको स्टार्ट हुआ, हम्म जब ये खत्म हुआ, मतलब जहां पर आपने एक एक्सटेंट तक इसको कंट्रोल कर लिया, तो उस इन बिटवीन आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी में भी हैं, वो कई बार हम देखते हैं कि वो बात करते हैं कि उनकी एजुकेशन पीछे रह गई, वो जॉब नहीं कर पाए हम्म या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपकी लाइफ पे क्या असर रहा था, जो आप सोचते हैं कि अगर ओसीडी नहीं होती तो मैं ये चीज कर पाती, या ऐसा कुछ भी नहीं है?
नहीं, मैं ऑब्वियसली ऐसा बोलूँगी कि मुझे एग्ज़ाम टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी होता है ओसीडी अटैक्स अपने मैनेज करने में। अभी मुझे करंटली कोई एग्ज़ामिनेशन या ऐसा कुछ अभी देना नहीं है, बट आई कैन इमेजिन कि अभी भी मुझे कोई एग्ज़ाम देना होगा तो मुझे बहुत ओसीडी अटैक्स होने लगते हैं। तो मोस्टली इफेक्ट मेरी स्टडीज पर ही रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ओसीडी नहीं होता तो शायद मैं एक बेटर कॉलेज में पढ़ रही होती, 12th के बोर्ड्स मेरे इतने बुरी तरीके से खराब नहीं होते। ये सब मुझे ऑब्वियसली फील होता है, और मेरे कॉलेज के एग्जामिनेशंस भी डेफिनेटली मैंने थोड़े बेटर परफॉर्म किए रहते। तो हाँ, उस पर इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, तो कुछ एक इंस्पिरेशन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़े अभी तो काफी आप सही लगते हैं, खुश लगते हैं, आप वीडियोस भी बनाते हाँ, हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं, तो एक क्या इंस्पिरेशन के लिए सभी ओसीडी वॉरियर्स जो हैं उनके लिए क्या आप एक चीज बताना चाहेंगे? मैं ओसीडी वॉरियर्स को एक्चुअली एक नहीं, बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगी। मेरे दिमाग में ऐसे, पता है आपको, ओसीडी को लेके ना कुछ चीजें होती हैं जो कि अगर कुछ चीजें होती हैं जो कि अगर वो समझ जाए ना तो उनका डीलिंग बहुत इजी हो जाता है। हाँ जी। जैसे कि पहली बात ये है कि अपने डिसऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ओसीडी मत के थॉट्स कैसे होते हैं आपको रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है, कि ये मेरा नॉर्मल थॉट है कि ये मेरा ओसीडी का थॉट है। जैसे कि मुझे प्योर ओ है, मतलब मुझे ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं, सिर्फ मेरे कंपल्शंस ऐसे फिजिकली आपको नहीं दिखेंगे, जैसे जो नॉर्मली वो वाली ओसीडी होती है कि डोर लॉक किया या नहीं किया, सफाई वाली बार बार ओसीडी हाथ मुझे साफ वैसे वाले टाइप की नहीं है। मुझे दिमाग में कुछ ऐसे, हाँ, मेरे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स अनकंट्रोलेबल फॉर्म में आने लगते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये आपके ओसीडी का थॉट है और ये आपका नेचुरल सेल्फ नहीं है। करना। ये जरूरी है, रिकग्निशन जरूरी है कि ये मेरा ओसीडी का थॉट है या मेरा नॉर्मल थॉट है। ओके। दूसरी बात जो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने थॉट के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करना होता है। ये मैंने रियलाइज किया है। मतलब जब आपके थॉट्स आते हैं ना तो आपको देखो नॉर्मली क्या होता है, आप मेरे को बताओ, अगर आपकी लाइफ में कोई डिलेमा है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आप ये सोचते हो ना कि आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल ट्राई टू सॉल्व द इशू। तो राइट। ओसीडी में जब अटैक्स होने लगते हैं तब हम भी वही ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू सॉल्व द इशू, वी ट्राई टू टॉक इट इन आवर ब्रेन, वी ट्राई टू न्यूट्रलाइज द थॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो न्यूट्रलाइजेशन करने से ना आप उसे इतना अटेंशन प्रोवाइड करते हो कि वो और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओसीडी थॉट्स ना ऐसे चेन रिएक्शन फॉर्म करते हैं। एक थॉट आएगा, आप उससे बात करोगे, फिर दूसरा थॉट आएगा, आप उससे बात करोगे, फिर तीसरा थॉट आएगा, एंड इतने सारे थॉट्स चेन रिएक्शन में फॉर्म होने लगते हैं और आपको उसकी वजह से बहुत एंजाइटी होने लगती है। सो डोंट टॉक इट आउट, डोंट टॉक टू द थॉट। तीसरी एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ लोगों को, कि इन थॉट्स को ना सप्रेस करने की कोशिश मत करो। हमें डर लगने लगता है कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये थॉट को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं हम, थॉट को मतलब हटाने की कोशिश करते हैं, फिर दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्या ये चल रहा है वीडियो अभी भी? या चल रहा है, चल रहा हाँ, हाँ। तो हम क्या करते हैं, हम इन थॉट्स को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने रियलाइज किया है कि आप जितना इन थॉट्स को रोकने की कोशिश करोगे, इन्हें सप्रेस करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज्यादा आएंगे, प्लस उतना ही ज्यादा एंजाइटी प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने एक तरीके से इसे ऐसे एनालॉजी की तरह समझने की कोशिश की है कि आप एक रूम में हो, सपोज एक एंट्री का डोर है और एक एग्जिट का डोर है, ठीक है, और आप एक होस्ट हो उस रूम में। सो द गेस्ट्स आर गोइंग टू कम, यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग, द थॉट्स विल कीप कमिंग इनसाइड। है। राइट। पर आपको क्या करना है कि आपको एक बुरा होस्ट बनना है, यू डोंट हैव टू टॉक टू देम। जब वो थॉट्स आ रहे हैं, जब वो गेस्ट्स आ रहे हैं, वो आएंगे, वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको उनसे बात नहीं करना है। आपको पता है कि वो है, आपको वो भी एक्सेप्टेंस रखना है कि हाँ वो गेस्ट है मेरे यहाँ पे, मेरे रूम में आए हैं वो, बट यू डोंट हैव टू एंगेज विद देम, यू हैव टू बिकम अ बदतमीज होस्ट। हाँ। ठीक है, तो वो गेस्ट आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, डोंट टॉक टू देम, डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, एंड यू विल रियलाइज कि जब आप उन्हें अटेंशन देना बंद कर देंगे तो वो अपने आप एग्जिट डोर से निकल जाएंगे। राइट। तो राइट। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट द ओसीडी बहुत थॉट्स। बहुत अच्छी ये एनालॉजी आपने बनाई है, और आई कैन इमेजिन दैट कि ये जनरली हर एक हाँ, इंसान को वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोगों के बारे में ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं और अपने थॉट्स पे भी बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं।
इवन जब हम भी हाँ, कम्युनिटी पर काम करते हैं, हमारी टीम के साथ भी ऐसा हो जाता है कई बार कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंडिया में अभी ओसीडी इतना नॉर्मल नहीं है, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता है। ऊपर हाँ, से लोगों को काफी दिक्कत होती है, तो हम भी जब ये चीजें मैनेज करते हैं तो हमारी टीम भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये बहुत हाँ, अच्छी एनालॉजी लगी मुझे, और आई एम श्योर कि ये बहुत लोगों को हेल्प भी करेगी।